इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती है कि लगता है कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है और जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कथा क्रम में संकलित कहानी मलबे के मालिक से अवतरित है। इसके रचयिता कहानीकार मोहन राकेश जी हैं। तो इस कहानी में उन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन की समस्या और उसके दुष्परिणामों के बड़े ही भावात्मक रूप से प्रस्तुत किए हैं। परंतु जब पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे थे तो उनकी प्रति जो भारतीयों के भाव था उनका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। तो इसकी व्याख्या क्या है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी। तो भारत पाक विभाजन के 7.5 वर्ष के बाद हॉकी मैच देखने के बहाने पाकिस्तान के बहुत से लोग अमृतसर आए हुए थे और जब ये पाकिस्तानी अमृतसर की गलियों से निकल रहे थे तो अमृतसर के लोग लाहौर के बारे में उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। लोगों के प्रश्न में छिपी आत्मीयता और उनकी उत्सुकता को देखकर लेखक कहता है कि इन प्रश्नों को पूछने का ढंग ऐसा लगता था जैसे कि वे अपने सगे संबंधियों के बारे में कोई बात पूछ रहे हों। तो लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है। तो जो सरदार थे अमृतसर में, उनका ऐसा लगता था, बहुत से सरदार आकर अमृतसर में बसे हुए थे और उनके रिश्तेदार लाहौर छोड़ करके आए थे तो उनके बारे में पूछ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग लाहौर के बारे में पूछते थे तो ऐसा लगता लाहौर एक शहर का नाम नहीं, लाहौर एक शहर का नाम नहीं जैसे कि बल्कि हजारों अमृतसर के लोगों का सगा संबंधी है। वहां पर कौन है? उनका सगा संबंधी, निकट का रिश्तेदार है जिसका हाल जानने के लिए, जिनका हालात या हालचाल जानने के लिए उत्सुक थे, जिज्ञासु थे। तो उनकी कुशल से ज्ञात करने के लिए वे इतने उतावले और उत्सुक बने हुए थे उनकी जानकारी के लिए। तो इसकी पंक्ति सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है, वाक्य विन्यास सहज सरल रोचक है, प्रसाद गुण है और वर्णात्मक शैली है। किसी भी घटना का वर्णन किया जाता है। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं बढ़ गई थी। इनमें चेहमेंगोइया चल रही थी। चेहमेंगोइया माने कानाफूसी, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिराग दीन का बाप गन्नी आ गया है। 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था कि जैसे यह मलबे ही गन्नी को सारी कहानी सुना देगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भारत पाक विभाजन की समस्या का और उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। तो ये पंक्ति जब पाकिस्तान से कौन आता है? जो चिराग दीन की हत्या कर दी थी, उसके पिताजी आते हैं और वह अपने मलबे के ढेर पर, उसका मकान जल करके राख हो गया था और गन्नी उस मलबे के ढेर पर बैठ करके अपने बेटे को याद करता हुआ रो रहा है। तो सभी लोग जो उस गली में थे, खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं बढ़ गई थी। तो आसपास के लोग जो खिड़कियों में से इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी संख्या बढ़ गई थी और उनमें चेहमेंगोइया ने कानाफूसी, तो उनमें कानाफूसी चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा, आज लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि वह जो घर जला है चिराग की हत्या की है रखा पहलवान ने, उसके बारे में आज जरूर कुछ पता चलेगा। और चिराग दीन का बाप गन्नी आ गया है। जो चिराग दीन की हत्या की थी, उसके पिताजी पाकिस्तान से आज 7 वर्ष के बाद
आ गए हैं तो सारी घटना का राज आज खुल जाएगा। तो वहां के लोगों को पता था कि जो चिराग दीन की हत्या रखा पहलवान ने की थी, उस सारी घटना का आज उसे राज खुल जाएगा। लोगों को लग रहा था कि जैसे वह मलवा ही गन्नी को सारी कहानी सुना देगा। तो उन लोगों को अपनी खिड़की में झांक रहे थे, तो उनको ऐसे पता चल रहा था कि ये जले हुए मकान ही घटना अवश्य मालूम, यानी कि पूरी घटना का वर्णन कर देगा कि इसमें किसी ने आग लगाई थी और किसने उसकी हत्या की थी। तो ये है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वाक्य विन्यास सरल है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ऊपर खिड़कियों में चिहमेंगोइयां तेज हो गई थी। अब दोनों आमने सामने आ गए थे तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज हो। इन पंक्तियों में जो अब्दुल गनी पाकिस्तान से भारत में आया था, अपना जले हुए मकान को देखता है और उसके पुत्र को रखा पहलवान ने हत्या कर दी थी। तो अब्दुल गनी और रखा पहलवान आमने सामने हो जाता है, आमने सामने आ जाते हैं गली में। तो जो खिड़कियों में से झांक रहे थे वे कानाफूसी तेज करने लग जाते हैं कि उस बात का जिसने उसके बेटे को मारा है उसका राज खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों गन्नी और रखा पहलवान आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ाई झगड़ा हो। अब रखा गन्नी को कुछ नहीं कह सकता। लोग आपस में कहते हैं कि अब रखा पहलवान गन्नी को कुछ भी नहीं कह सकता। वह अब वो दिन गए, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। तो लोग उसके रखा पहलवान के बारे में कहते हैं कि वो अब पहलवान थोड़ी रहा है, पहलवानी के दिन तो गए, अब तो कमजोर हो गया है, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। मलबे का मालिक यानी घर जल के राख बना हुआ था, वहां से न तो किसी को ईंट उठाने देता, न किसी की भैंस बंधने देता था। असल में मलबा न तो उसका है, दूसरा आदमी बोलता है न गन्नी का है, न तो ये मलबे का ढेर न तो रखा पहलवान का है और न गन्नी का। गन्नी पाकिस्तान चला गया और ये सरकारी संपत्ति हो गई है। मलबा तो सरकार की मलकियत है, मलकियत माने संपत्ति, मलकियत माने संपत्ति। अब ये मलबा सरकार की संपत्ति हो गई है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। मनोरी कौन था? मनोरी अमृतसर का था, जो गन्नी को जानता था, उसको साथ लेकर आया था वहां पर जहां मकान जला हुआ था। और रखा पहलवान वहां पर किसी को गाय बांधने के लिए खूंटा भी नहीं गाड़ने देता है। और उसने गन्नी को बताया क्यों नहीं? लोग आपस में कहते हैं जो मनोरी कितना डरपोक है, उसने गन्नी को क्यों नहीं बताया कि रखा ने ही चिराग और उसके बीबी बच्चों को मारा है। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मनोरी कितना डरपोक है, वह अब्दुल गन्नी को उसके बेटे को क्यों नहीं बता रहा है कि चिराग और उसकी बीबी बच्चों की हत्या रखा पहलवान ने ही की है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली। तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था, उसे इतनी भी समझ न आई। तो इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि जो अब्दुल गन्नी है रखा पहलवान से अपना दर्द बता रहा है, दर्द बता रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वह आंसू पोंछते हुए रखे से आग्रह पूर्वक पूछता है कि तुम लोग इस गली में चिराग के आसपास थे और सब आपस में भाई भाई की तरह मोहब्बत थी, भाई भाई का, हिंदू मुसलमानों का प्रेम था। और अगर वह चाहता, कौन चाहता? चिराग चाहता तो तुम में से किसी के घर में छिप सकता था। उस टाइम मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था, तो जो चिराग था उसको बारे में कहता है, वह चाहता तो चिराग
तुम में से किसी के घर में छिप सकता था, उसे इतनी भी समझ नहीं आई। परंतु अफसोस की बात है, वह नादान था, उसको समझ नहीं आई उस बच्चे को। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? इन पंक्तियों में क्या हाल बताऊं। ये पंक्तियां में लेखक कहता है कि बातचीत के दौरान गन्नी मियाँ और रखा पहलवान आपस में बात कर रहे थे। रखा पहलवान ने मियाँ गन्नी से पाकिस्तान का हाल पूछा, तो गन्नी कहने लगा, रखा, मैं पाकिस्तान का क्या हाल बताऊं, पाकिस्तान का मैं क्या हाल बताऊं रखे। गन्नी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला। छड़ी होती है डोगा, जैसे डोगा के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वह अपने दोनों हाथों से उस छड़ी पर जोर देकर झुक गए और कहने लगे, यदि मेरा हाल पूछे तो वह मेरा खुदा ही जानता, खुदा माने ईश्वर भगवान जानता है। मेरा चिराग साथ होता, मेरा बेटा चिराग मेरे साथ रहता तो बात ही कुछ और थी रखे। मैं उसे समझा हटाकर कि मेरे साथ चला चल, यानी कि मैं जब पाकिस्तान जा रहा था तो मैं अपने बेटे को समझा रहा था कि मेरे साथ चल, परंतु मगर वह अड़ा रहा, वह जिद्दी था। कहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं, यहाँ अपनी गली है, कोई खतरा नहीं। तो उसका बेटा चिराग गन्नी को कहता है कि नया मकान बनाया, इसको कैसे छोड़कर जाऊं, यहाँ अपनी गली है, सब में हिंदू मुसलमान आपस में रहते हैं, कोई खतरा नहीं है। तो आगे गन्नी कहता, भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा, गली में खतरा न सही, बाहर तो खतरा आ सकता है। तो भोला कबूतर किसके लिए है? चिराग दीन के लिए। तो चिराग ने यह नहीं सोचा कि गली में यदि खतरा नहीं है तो बाहर से उसको मार सकता, बाहर से खतरा हो सकता है। बाहर इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि पेट की अंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस में जकड़ रही थी। तो ये गन्नी मियाँ ने रखे से कहा, रखा पहलवान, मेरा पुत्र चिराग तुम पर बहुत भरोसा रखता था कि चिराग रखा पहलवान के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु रखा पहलवान ने उसका हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार ये शब्द सुनकर के रखा का मानसिक शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह अपराधी मन उसे कचोटने लगता है, उसकी रीढ़ की हड्डी का सारा भी छूटने लग जाता है। तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे कि उसके पेट की अंतड़ियों के पास कोई उसकी सांस को जकड़ रही हो, पेट की अंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही हो, और उसका सारा जिस्म माने शरीर पसीने से भीग जाता है और उसके पैरों के तलवों में चुनचुनाहट हो जाती है। तो उसके पैरों के जो तलवे होते हैं, एक अजीब सी चुनचुनाहट गुदगुदी सी हो जाती है और बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती हैं। उसके आंखों के सामने क्या है? अंधेरियां आ जाती हैं। अंधेरिया में क्या है? नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाता है और नीली प्रकाश की फुलझड़ियां सी झिड़कने लग जाती हैं और उसकी आंखों के सामने तैरती हुई निकल जाती हैं। मन मानो उसको अपने किए हुए पर पछतावा आता है और वे नीली फुलझड़ियां उसकी आंखों के सामने तैरती हुई निकल जाती हैं और उसे अपनी जबान ओठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है। उसे अपने आप पर गलानी हो रही है क्योंकि उसने विश्वासघात किया था। उसने अंगोछे से ओठों के कोनों को साफ किया, यानी कि अपना अंगोछा ले रहा था, उससे अपने ओठों पर जो झाग आ गए थे उसको पूछा। उसके मुंह से निकला, हे प्रभु सच्चिदा तू ही तू ही तू ही। तो इस प्रकार उसके मुंह से सिर्फ यही लिख रहा, हे सच्चिदानंद परमात्मा तू ही सच्चा है, हे प्रभु तू ही सत्य है, संसार में केवल तू ही सत्य है, से सब झूठ है, मिथ्या है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। यहाँ समाप्त हो गया है सलार्थ। धन्यवाद।